क्लास 10 साइंस 2 थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इस चैप्टर के हम तक 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम इसका फोर्थ और लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो शुरू करते हैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अब आप अपने बुक का पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए, जिसमें सेकेंड पैराग्राफ है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें डायग्राम दिया हुआ है एक नीचे। डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, मतलब ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेबल करने के लिए आ सकता है डायग्राम, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं उसकी, और अलग अलग स्टेज पे हार्मोन्स रिलीज जो होते हैं अलग अलग, उनके बारे में है। तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है एक, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछते हैं कभी कभी से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम undergoes some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. तो जब फीमेल प्यूबर्टी की एज में आ जाती है, मतलब 14 साल 13-14 साल, उसके बाद से उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और हर महीने होते चेंजेस, मतलब एवरी 28 टू 30 डेज में वो चेंजेस जो हैं वो उसमें इंटरवल पे रिपीट होते हैं। और ये रिपीट होना मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है। हेंस दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, इस नेचर ने ऐसा बनाया है उनकी बॉडी को, कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स। तो इस पूरे प्रोसेस को 4 हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन्स का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से स्टेज पे कौन से हार्मोन्स काम करते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। दोज 4 हार्मोन्स आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH। तो फर्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। सेकेंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। दूसरा हार्मोन हो गया पहला FSH, सेकेंड LH, थर्ड एस्ट्रोजन, एंड फोर्थ वन इज प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 4 हार्मोन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका नाम याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो कंट्रोल करते हैं, देयर आर 4 हार्मोन्स। दोज हार्मोन्स आर, फर्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में कहते हैं FSH। सेकेंड इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट में कहते हैं LH। थर्ड है estrogen and fourth one is progesterone. One of the several follicles in the ovary start to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. तो फीमेल की बॉडी में जो ओवरी के अंदर ना बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स मतलब होता है स्मॉल सैक, छोटा सा थैली जैसा होगा, फिल्ड विद फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। तो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलोंग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट। oocyte होता है सेल इन ओवरी टू फॉर्म एन ओम। वो सेल जो एग फॉर्म करता है, जो ओम फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं oocyte। तो वुमेन की ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, उन फॉलिकल्स के अंदर फ्लूइड होता है। हाँ, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे जो फॉलिकल है, बहुत सारे फॉलिकल, उसमें से कोई एक फॉलिकल जो है वो डेवलप होने लगता है। हाँ, और उसके अंदर फॉलिकल के अंदर oocyte भी होता है, ठीक है। oocyte जो होता है एग सेल होता है, वही डेवलप होके ओवम बनता है। तो oocyte प्रेजेंट इन इट अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उसके ऊपर सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। वो उस हार्मोन के इफेक्ट में जो फॉलिकल है, एक फॉलिकल क्या करता है, डेवलप होने लगता है, और साथ में उसके अंदर oocyte होता है, oocyte भी उसके साथ साथ में डेवलप होने लगता है। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। तो ये जो फॉलिकल डेवलप होता है वो एस्ट्रोजन, एक सेकेंड हार्मोन आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस स्टार्ट्स टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल और रीजनरेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो रिलीज किया, किसने रिलीज किया,
डेवलपिंग फॉलिकल ने सीक्रेट किया एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया कि जो यूट्रस है उसका एंड्रोमेट्रियम होता है, इट इज मीनिंग इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का अंदर साइड का लाइनिंग लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, डेवलप होने लगता है एक साइकिल में, फिर अगले साइकिल में वापस रीजनरेट होगा, फिर से डेवलप होगा। तो हर साइकिल के स्टार्ट में वो क्या करता है, डेवलप होना शुरू करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ विच हार्मोन, अंडर इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। फिर नेक्स्ट है मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट। तो फॉलिकल जो डेवलप हो रहा था उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है देन इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे थर्ड हार्मोन आया, जो आपको 4 हार्मोन याद रखने था, थर्ड आया कि जब फॉलिकल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, उसके ऊपर एक्ट करता है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट बर्स्ट आउट। तो ये बाहर फूट जाता है और oocyte उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या फूटा, जो फॉलिकल था, फॉलिकल पूरे कंप्लीटली डेवलप हो गया और उसके बाद उसके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इफेक्ट डाला और उसकी वजह से बर्स्ट हो गया। और हमने पहले पढ़ा था कि फॉलिकल के अंदर oocyte जो है वो डेवलप हो रहा था। तो oocyte कंप्लीट डेवलप होने के बाद oocyte रिलीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो जो फॉलिकल बर्स्ट हुआ उसके अंदर से oocyte रिलीज हुआ, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। Remaining tissue of burst follicle forms the corpus luteum। तो जितना टिश्यू बचा रहते हैं, जितना टिश्यू बच जाते हैं इसके बर्स्ट होने के बाद, oocyte के निकलने के बाद फॉलिकल के, वो फॉर्म करते हैं कॉर्पस लेटम। कॉर्पस लेटम होता है, कॉर्पस लेटम is a mass of cell that form in a ovary and it responsible for reproduction of progesterone। तो प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस लेटम, मतलब जो बचे हुए सेल्स है ना, वो उसको बोलते हैं कॉर्पस लेटम, और वो लोग जो नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसके सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉर्पस लेटम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो फोर्थ हार्मोन था, हम 4 हार्मोन की बात करी थी शुरू में, तो कॉर्पस लेटम ने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना शुरू किया। एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स सीक्रेट्स देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। Such endometrium is ready for implantation of embryo। तो जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स हैं, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है, तो वहां से वो लोग अपना सिक्रेशन सीक्रेट करने लगते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फिर उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोमेट्रियम है, मतलब यूट्रस का इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर है, दैट इज रेडी फॉर एम्ब्रियो प्लांटेशन। तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो उसके अंदर जाए और एम्ब्रियो रुक जाए, उसके लिए पूरी तरह से वो रेडी है। तो हमने ये कहा कि जो एंडोमेट्रियम है, मतलब यूट्रस का इनर लाइनिंग लेयर है, दैट इज रेडी फॉर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन। बट if oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicum। तो जो अगर इन केस, मतलब जब वो रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए, तो 24 आवर्स तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब oocyte से स्पर्म आके नहीं मिलता है, देन कॉर्पस लेटम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है एंड वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कंप्लीट। कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो एक बैरियर का काम करता है, उसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो 2 हार्मोन से रिलीज हो रहे थे, उनका सिक्रेशन हो रहा था, वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट इन एब्सेंस ऑफ दीज 2 हार्मोन्स। तो ये जब 2 हार्मोन्स नहीं मिलते, विच हार्मोन्स, फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये जब दोनों हार्मोन्स नहीं मिलते, तो इन एब्सेंस ऑफ दीज 2 हार्मोन्स एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट, वो डीजनरेट होने लगता है। टिश्यू ऑफ डीजनरेटिंग
endometrium and unfertilized ovum are discharged out through vagina. This is accompanied with continuous bleeding. Bleeding continues approximately for 5 days. This is called as menstruation. तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब कॉर्पस लेटम इनएक्टिव होकर ट्रांसफॉर्म हो गया कार्पस एल्बिकेंस में, और उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और इन दोनों हार्मोन्स का जब सीक्रेशन स्टॉप हो गया तो एंडोमेट्रियम था वो इट स्टार्टेड टू डीजनरेट, वो डीजनरेट होना शुरू हो गया। और टिश्यूज ऑफ डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम, उसके टिश्यूज एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम और जो टिश्यूज हैं डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम के, वो लोग वजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके साथ में ही ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग जो है इन सब चीज़ों के साथ बाहर आ जाती है और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज तक रहता है एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशन का 5 दिन तक अप्रॉक्सीमेटली रहता है और ये एक साइकिल है, इसलिए एवरी 28 to 30 डेज में रिपीट होते रहता है। अनलेस द oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeats every month। तो जब तक कि एम्ब्रियो फर्टिलाइज oocyte फर्टिलाइज हो जाए, एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए और एम्ब्रियो फॉर्म कर ले और एम्ब्रियो जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, वहाँ पे रुक जाए, अगर ये प्रोसेस होने तक, जब तक नहीं होता है तब तक ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस एवरी मंथ रिपीट होते रहता है। इफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, repetition of this cycle is temporarily stopped till the fertilization and thereafter period of breeding, breastfeeding। तो fertilization मतलब होता है, fertilization है यहाँ पे एक वर्ड, इसका मतलब है चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म तक, और जब तक मदर फीडिंग कराती है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तब तक ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर महीने 28 to 30 डेज में रिपीट होते रहता है, तो वो साइकिल तब तक के लिए स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमेन एक्सपीरियंस सीवियर पेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक हमने शुरू में पढ़ा था कि जो पूरी साइकिल है नेचुरल प्रोसेस है, हाँ, और इस प्रोसेस में ब्लीडिंग होती है और अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसकी वजह से दे फील एकदम से सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन उनको महसूस होता है। along with this, during this period severe weakness is felt due to heavy bleeding। तो heavy bleeding होती है, बहुत सारा ब्लड निकलता है, इसकी वजह से उनको वीकनेस भी फील होता है। there is high possibilities of infections too during this overall period। due to all such reasons there is need of rest along with special personal hygiene। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे रेस्ट करने की ज़रूरत होती है और इस टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए हाइजीन की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपके पेज नंबर 35 पे एक है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। उसमें एक पूरा पैराग्राफ है कि कौन सा हार्मोन कौन से टाइम पे रिलीज होता है, वो इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक में, वो एक क्वेश्चन है। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 4 में वो बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन लिखना है और उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है कि कौन से स्टेज पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन रिलीज होकर क्या क्या काम करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के पूरे चांसेस है इस साल, तो इसको अच्छे से पढ़ो। अब जो नहीं समझ में आएगा वो फिर से आप मुझे पूछ सकते हो। इसमें 4 हार्मोन्स है वो आप याद रखोगे और कौन से स्टेज पे वो लोग आते हैं और एक्ट करते हैं वो याद रखोगे तो ईजी हो जाएगा। 4 हार्मोन्स हैं वो अब फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH कहते हैं, सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जिसे LH कहते हैं, थर्ड है एस्ट्रोजन और फोर्थ वन इज प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों का नाम आप याद रखना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये जो पूरा प्रोसेस है आप पढ़ते जाओगे तो एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Many couples cannot have children due to various reasons,
In case of women, irregularity in menstrual cycle, difficulties in oocyte production, obstacles in oviduct, difficulties in implantation in uterus, and many other reasons are responsible for the absence of sperm in the semen, slow movement of sperms. Anomalies in the sperms are the reasons in case of male, but now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child. तो रिप्रोडक्शन का जो नेचुरल साइकिल है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल का यूनियन होता है, उसमें गैमेट मिलते हैं, गैमेट मिलके फर्टिलाइज होते हैं. गैमेट मीन्स मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों ओवम या ओसाइट जो भी बोल सकते हो आप, वो मिलने के बाद फर्टिलाइज होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, वहीं पे डेवलप होता है और 9 मंथ्स के बाद में बेबी का बर्थ होता है. लेकिन कुछ लोगों में कुछ कपल ऐसे होते हैं, मैरिड कपल, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पेरेंट नहीं बन पाते हैं. तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. बहुत सारे रीजंस में फर्स्ट में वुमेंस के केस में होता है इरेगुलरिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सिम्बॉल है. मतलब जो जितना रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसका नॉर्मल बेबी कंसीव हो जाएगा. बट बहुत सारी केसेस में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है. मतलब एक मंथ आया, दूसरे मंथ नहीं आया, या फिर जो उसके साइकिल है 28 to 30 डेज वो ऊपर नीचे होता है, कभी 15 दिन में, कभी 35 डेज में, 49 में. तो इरेगुलरिटीज जब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो रीज़न हो जाता है. डिफ़िकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, oocyte का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. थर्ड रीज़न है ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट. ओविडक्ट आपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा था ना, ओविडक्ट जो एक पैसेज का काम करता है ओवरी से यूट्रस तक आने का जो रास्ता है, ओविडक्ट के रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ चीज़ें आ गई, उसकी वजह से पास पैसेज नहीं हो, मतलब पास नहीं हो पा रही चीज़ें. डिफ़िकल्टी इन इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, और कुछ वुमेंस का जो यूट्रस होता है वो वीक होता है, तो वहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो उसका इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है. इन केस ऑफ मेन मेनी अदर रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल लाइक एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन. सीमन के अंदर जो स्पर्म होता है वो एब्सेंस होता है, वो कम होता है, उसका काउंट बहुत कम होता है. एंड सेकेंड है स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म. स्पर्म हमने पढ़ा था कि वो टेस्टिस से रिडक्शन होके बाहर आने में वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करता है. तो उस कवर करने में लंबा डिस्टेंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसकी साइज होता है बहुत छोटी है और जो डिस्टेंस है कुछ मीटर्स में, तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है उसको. तो अगर उसका मूवमेंट स्लो हो रहा है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है. एनोमलीज इन द स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कमियां है उसके अंदर, एब्नॉर्मलिटीज है. तो वो सब रीजंस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और जो कपल है दे कांट हैव चिल्ड्रन. But now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank and the childless couples can have child. तो अभी कुछ एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे सबसे पहले IVF, surrogacy, sperm bank. इसकी वजह से जो चाइल्डलेस कपल हैं वो भी पेरेंट बन सकते हैं. तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. तो इसका IVF बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो फुल फॉर्म याद रखना कि IVF का नाम फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज ट्रांसप्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ वुमेन एट appropriate time. IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count or obstacles in oviduct etc. तो IVF टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी, अगर आपने कोई स्कूल से जाते टाइम या कहीं किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जो वीमेन डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ पे देखा होगा तो लिखते हैं IVF क्लिनिक. तो IVF क्लिनिक में क्या करते हैं, ऐसे कपल्स जिनमें मेल में स्पर्म काउंट कम है, फीमेल में उसकी ओविडक्ट में ऑब्स्टिकल्स हैं, उसकी वजह से ओवम को बाहर नहीं आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा ठीक से, तो ऐसे कपल में IVF टेक्निक यूज़ करते हैं. IVF टेक्निक में क्या करते हैं, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम
दोनों को लेके उसको फर्टिलाइज किया जाता है बाहर, और उसके बाद वापस यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है एम्ब्रियो को एट अप्रोप्रिएट टाइम। जब सही टाइम होता है तो वापस उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर उसके बाद का प्रोसेस चलता है और 9 मंथ के बाद बेबी डिलीवर होता है। अभी जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी एक गुड न्यूज़, उसमें यही सेम IVF टेक्निक यूज़ किया था। उनका फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर वो बाद में यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया गया था। तो उसमें गड़बड़ हो गई थी कि दोनों के स्पर्म और वो एक्सचेंज हो गए थे, उसकी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो जो फनी में बताया था, लेकिन ये एक टेक्निक है जो बहुत ही यूजफुल है इन ऐसे कपल्स में जो दे कांट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजंस। नेक्स्ट इज सरोगेसी। Some women have problems in implantation of embryo in uterus. Such women can take the help of modern remedial technique called as surrogacy. तो कुछ वुमेन ऐसी होती है कि जिनका यूट्रस तो बहुत वीक होता है। अगर उनका बेबी फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म में होने के बाद अगर इम्प्लांट हुआ यूट्रस में, उसके बाद उनका यूट्रस उनको कैरी नहीं कर पाता, तो मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में होता है। तो ऐसी वुमेन को जो सरोगेसी वाली चीज़ है, सरोगेसी वाली जो टेक्निक है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in those uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother. तो ये सरोगेसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनके बेबी सरोगेट बेबी होते हैं। जैसे भी शाहरुख खान का छोटा बेटा है, तो वो सरोगेट मदर से पैदा हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो वुमन है जिसकी थोड़ी उम्र भी हो गई है और या फिर जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, वो बच्चे को कैरी नहीं कर पाते, उनका मिसकैरेज बार बार हो जाता है। तो यूट्रस वीक वाली वुमन में ये करते हैं कि उस वुमन का ओवम लेते हैं, उसके हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइज करते हैं टेस्ट ट्यूब में, और लाइक जैसे IVF में क्या करते थे, ये सब फर्टिलाइज करने के बाद उसी वुमन के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते थे। यहाँ पे फर्टिलाइज करने के बाद सिंस उसका जो यूट्रस है बहुत वीक है, तो एक दूसरी वुमन मतलब थर्ड मतलब पति पत्नी के अलावा दूसरी वुमन है उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ऐसे वुमन को बोलते हैं सरोगेट मदर। तो 9 मंथ तक बेबी उसी के पेट में रहेगा, उसी के पेट में यूट्रस में रहेगा, और फिर डिलीवरी होगी, और फिर बाद में बेबी, ये जो कपल है जिन्होंने सरोगेट मदर का ऑप्शन लिया था, उनका हो जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो रही है जो थोड़ी बड़ी उम्र में भी लोग मम्मी पापा बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों में, या फिर जिनका यूट्रस वीक है, ऐसे वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक है। नेक्स्ट है स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक। There are various problems in sperm production as mentioned above in case of many men, so as to have children in case of such couples. New concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to blood bank. Semen educated by the desired men is collected after their thoroughly physical and medical checkup and stored in sperm bank. As per the wish of needful couple, oocyte of woman of concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from sperm bank. Resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Name of semen donor is strictly kept secret as per the law. तो बहुत पहले आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी, उसका नाम था विकी डोनर। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट लेके बनाया गया था कि स्पर्म डोनेशन के ऊपर। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि बहुत सारे वुमेन्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही मेल में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होता या स्पर्म वीक होता है, तो ऐसे केस में फादर नहीं बन पाते वो लोग। तो उसके पास एक ऑप्शन है स्पर्म बैंक का। स्पर्म बैंक में नॉर्मल या जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, और स्पर्म डोनेट करके वहाँ पे स्टोर किया होता है। तो जो कपल अगर नहीं बन पा रहा है, जिसको स्पर्म की जरूरत होती है, वो जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो स्पर्म बैंक में जो स्पर्म देते हैं उसके लिए पहले जो डोनर होता है उसका ठीक से मेडिकल चेकअप किया जाता है और देखा जाता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या है। सब ठीक होने के बाद ही लेके उसको स्टोर करके रखा जाता है। जो विशफुल कपल है, जो पेरेंट बनना चाहता है, जो स्पर्म की वीकनेस की वजह से नहीं बन पा रहा, वो जाके फिर वो स्पर्म डोनर का स्पर्म लेते हैं, और वो जो उसकी वाइफ है
उसका ओसाइट को निकालते हैं और उसको फिर टेस्ट ट्यूब में, जैसे लाइक आईवीएफ वाले में, आईवीएफ में फिर उसको फर्टिलाइज करके फिर उसी वुमन की यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और सेम वे 9 मंथ के बाद बेबी डिलीवर हो जाता है। और इस केस में क्या करते हैं कि जो स्पर्म डोनर होता है ना, उसको जो वो पहचान है, जो उसका नाम है, आइडेंटिटी है, वो सीक्रेट रखा जाता है। आप लोग की बुक में नहीं दिया, लेकिन जैसे स्पर्म डोनर होते हैं वैसे ओसाइट डोनर का भी कॉन्सेप्ट आया है कि कुछ वुमेन्स जिसके ओसाइट डेवलप होने में प्रॉब्लम आती, ठीक से नहीं डेवलप हो पाते और उनके पति का स्पर्म अच्छे से है, डेवलप हो रहा है, तो वो भी पेरेंट नहीं बन पाते। तो इस केस में क्या होता है, ओसाइट के लिए दूसरी वुमन का ओसाइट लेते हैं और उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके दोनों को फर्टिलाइज करेंगे और उस वुमन की यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे आईवीएफ टेक्निक के हिसाब के जैसे ही, और फिर उसके बाद फिर से बेबी डिलीवर होता है। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक्स है जिसकी वजह से पहले बहुत सारे कपल्स ऐसे थे जो चाइल्डलेस रह जाते थे, चाहते थे कि उनको बेबी हो लेकिन बेबी नहीं हो पाता था, तो उनको बहुत हेल्प हो रही है इन टेक्निक्स से। नेक्स्ट इज ट्विंस। तो आपने देखा होगा कि ट्विंस हो जाते हैं कभी कभी। हम लोग ने भी पढ़ा था कि स्पर्म आता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें से जो सबसे पावरफुल स्पर्म होता है वो एक ओवम को, एक ओसाइट को, एक ही ओसाइट होता है तो उसको फर्टिलाइज कर देता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एक एम्ब्रियो होता है और एक बेबी पैदा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्विंस भी होते हैं, कभी 2 बच्चे होते हैं, किसी किसी इसमें ट्रिपलेट्स भी होते हैं, 3 बच्चे 4 बच्चे, लेकिन रेयर केस है। लेकिन ट्विंस अभी बहुत कॉमन हो गया, मतलब अभी दिखने लगा है। बहुत सारे ट्विंस हम लोग सुनते भी होंगे कि किसी के रिलेटिव में या फिर जान पहचान में ट्विंस होते हैं। तो ट्विंस बेसिकली होते क्यों, और 2 टाइप के ट्विंस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है ट्विंस होते क्या, बेसिकली होते कैसे। 2 embryos develop simultaneously in the same uterus and 2 offsprings are delivered simultaneously. Such offsprings are called as twins. तो एक एम्ब्रियो से एक बेबी पैदा होता है। तो जब 2 एम्ब्रियो यूट्रस में साथ साथ में डेवलप होते हैं और फिर वो 2 बेबी वहाँ पे हो जाते हैं और वो दोनों बेबी नॉर्मल डेवलप होने के बाद वो डिलीवर होता है तो ट्विंस पैदा होते हैं, मतलब साथ साथ में 2 बच्चे पैदा हो, उसको ट्विंस। Many couples have twins. There are 2 main types of twins as monozygotic twins and dizygotic twins. तो ये 2 वर्ड हैं, बहुत याद रखना है। ट्विंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक, मतलब मोनो मीन्स होता है सिंगल, तो एक ही जाइगोट से जब 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। सेकेंड है डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाई मतलब 2, तो 2 जाइगोट से 2 बेबी पैदा हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस में फर्क क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर formed from single embryo during early period of embryonic development. Within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divide into 2 groups. तो सिंगल एम्ब्रियो होता है, मतलब एक स्पर्म और एक ओसाइट है, दोनों फर्टिलाइज हुए, एक एम्ब्रियो बना। वही एम्ब्रियो अर्ली स्टेज पे, मतलब प्रेगनेंसी की एकदम अर्ली स्टेज है, मतलब विदिन 8 दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर वो जो सिंगल एम्ब्रियो है वो डिवाइड हो जाता है 2 में, ठीक है। दैट सिंगल एम्ब्रियो डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप्स, तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो उसको फिर जब 2 में डिवाइड होता है तो 2 एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो 2 एम्ब्रियो से 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। Those 2 groups develops as 2 sperm separate embryos and thus monozygotic twins are formed. तो वो जो सिंगल जाइगोट से मोनोजाइगोट से 8 दिन के अंदर, प्रेगनेंसी के 8 दिन के अंदर वो जब डिवाइड होकर 2 पार्ट बन गए, 2 एम्ब्रियो बन गए, तो दोनों एम्ब्रियो अलग से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और डेवलप होने के बाद में ट्विंस पैदा होते हैं। Such twins are genetically exactly similar to each other. तो वो जेनेटिकली एकदम सिमिलर होते हैं, वो दोनों को एकदम एक जैसे होते हैं। Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also same. That is, both will either boys or girls. तो लोग देखने में एक ही जैसे होते हैं, वो जेनेटिकली भी एक जैसे होते हैं और उनका जेंडर भी एक होता है, या तो दोनों लड़कियां होती हैं या तो दोनों लड़के होते हैं। कौन से केस में? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो था उसी को वही डिवाइड होकर 2 में हुआ, इसलिए पूरी की पूरी चीजें सेम रहती है। वो 2 इंडिविजुअल है लेकिन उनका
जो जेनेटिक्स है वो भी सेम है और उनकी जो जेंडर है वो भी सेम रहता है। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, आपने देखा होगा या न्यूज में भी देखा होगा कि दो ट्विंस है, उनके बॉडी के कुछ पार्ट जुड़े हुए हैं। तो in case of monozygotic twins, if embryonic cells are divided into two groups after 8 days of zygote formation के 8 दिन के बाद if embryonic cells divides, then what happens, there is high possibility of formation of conjoined twins. Such twins are born with some parts of body joined to each other. Some organs are कॉमन इन सच ट्विंस। तो जो जुड़ा हुआ हम लोग देखते हैं बेबीज के कुछ हाथ है, पैर या सर वगैरह कुछ जुड़ा रहता है एक पार्ट, वो इस केस में होता है इफ द डिविजन ऑफ जाइगोट इट हैपेंस आफ्टर 8 days। तो अगर एम्ब्रियोनिक सेल का डिवीजन या जाइगोट का डिवीजन जो है वो 8 दिन के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिन के बाद अगर वो डिवीजन होता है, तो इस केस में जो ट्विंस होते हैं उनका कोई ना कोई पार्ट वो जुड़ा रहता है, कॉन्जॉइंट रहता है एक दूसरे से। अगर 8 दिन के पहले हुआ तो वो दोनों सेपरेटली पूरी ठीक से डेवलप हो जाते हैं, तो कोई पार्ट उनका ज्वाइन नहीं रहता है। फिर दूसरा है, हमने मोनोजाइगोटिक पार्ट के बाद देखा था कि डाइजाइगोटिक। तो ओकेजनली 2 oocytes are released from ovary of woman and both oocytes are fertilized by 2 sperms and thus 2 zygotes are formed। तो हमने देखा था कि जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उसमें जो आपस में फाइट करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म है वो जाके एक ही oocyte होता है, उसके साथ में फर्टिलाइज होता है। लेकिन ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि विमेन में जो oocyte मतलब नॉर्मली एक ही oocyte रिलीज होता है एक बार में, लेकिन कभी कभी 2 oocyte रिलीज होते हैं। तो 2 oocyte है वहाँ पे, और यहाँ पे स्पर्म तो मिलियंस है, बहुत सारे हैं, 10 लाख से ज्यादा है, 10-20 लाख स्पर्म है। तो वो लोग में से 2 स्पर्म जो है वो एक स्पर्म एक oocyte को, दूसरा स्पर्म दूसरे oocyte को जाके फर्टिलाइज कर देता है। तो इस केस में 2 एम्ब्रियो फॉर्म होता है और 2 embryos are formed from those 2 zygotes and both of those embryos are separately implanted in the uterus। तो यूट्रस में separately implant होते हैं and thus dizygotic twins are delivered after complete development। Such twins are genetically different and may be same or different by gender। तो वो अलग अलग उनका जो जाइगोट से है हुए हैं वो लोग, मतलब डाइजाइगोटिक है, 2 अलग अलग जाइगोट्स थे इसलिए 2 बेबीज पैदा हुए, तो वो लोग जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि वो या तो दोनों लड़कियां होंगी या तो दोनों लड़के होंगे या फिर लड़का लड़की दोनों भी होगा। तो मतलब इनका जेंडर सेम भी रह सकता है, जेंडर डिफरेंट भी रह सकता है, और वो आइडेंटिकल नहीं, देखने में भी एक जैसे नहीं होते। वेरस जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो एक ही जाइगोट को डिवीजन के बाद बने, वो आइडेंटिकल होते हैं, देखने में भी लगभग एक ही जैसे रहते हैं, कभी कभी एकदम डिट्टो एक ही जैसे रहते हैं पूरे। लेकिन जो डाइजाइगोटिक होते हैं वो देखने में अलग होते हैं और वो उनका जेंडर सेम भी रह सकता है या डिफरेंट भी रह सकता है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड एज हेल्थ। इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंडिया में अवेयरनेस बहुत कम है। तो कई बार इलिटरेसी की वजह से होता है, लिटरेट नहीं है लोग, सोशल कस्टम है कि इस बारे में बात नहीं करते, या शाइनेस है, लोग शर्माते हैं इस बारे में कुछ पूछने में, कुछ प्रॉब्लम भी रहेगी तो नहीं पूछते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली वुमेन के हेल्थ के बारे में तो बहुत ज़्यादा होता है कि उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास भी जाने से वो लोग एक बार सोचते हैं, मतलब नहीं जाते वो लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women। वुमेन्स में जो menstrual cycle हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो उनके हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए और उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका menstrual cycle टाइम पे हो रहा है मतलब वो प्रॉपरली हेल्दी है, अगर नहीं हो रहा तो उनके हेल्थ इशू है कुछ उनके अंदर। Nowadays, women are working as par with men. Due to this, they have to stay outdoor for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs or genital need to be maintained clean
time to time, otherwise problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. तो अब वुमेन्स भी काम करते हैं, वो जैसे मेन काम करते हैं वैसे वो भी काम बाहर जाते हैं, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम पे हम इस चैप्टर पहले पढ़ चुके कि बहुत ज़्यादा हाइजीन और क्लीनलीनेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे डिस्चार्ज होते हैं चीज़ें, तो उस टाइम पे ठीक से साफ सफाई रखना चाहिए। इससे हमारा जो जेनाइटल है उसको साफ रखना चाहिए, इससे ओवरऑल हेल्थ उनका ठीक रहता है। सेम वे मेन के अंदर भी हमको भी अपना जो चीज़ मतलब जेनाइटल्स वगैरह है उसको ठीक से उनकी क्लीनलीनेस वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। Among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occurs on large scale. Both of these diseases are caused by bacteria. Occurrence of cancri or patches on various parts of body, including genital, rash, fever, inflammation of joints, alopecia, etc., are symptoms of syphilis. Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eye, etc. symptom of gonorrhea. तो gonorrhea एक प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे सेक्सुअल डिजीजेस होते हैं, उसमें से सिफिलिस गोनोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका वो बैक्टीरिया के थ्रू, मतलब उसका रीज़न मेन है बैक्टीरिया। बॉडी पे बहुत सारे पैचेस आ जाते हैं जेनाइटल पे, या फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट पेन वगैरह होना। हाँ, तो ये सब सिफिलिस का जो है सिम्टम्स है उसके। और जो गोनोरिया के केस में क्या होता है, यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होता है, पीनस या वजाइना में से पस निकलना जैसा होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, थ्रोट, आइज, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन वगैरह जैसा लगता है पूरा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इट इज़ वेरी नेसेसरी, और इस बारे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पेरेंट्स से या अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। एक बॉक्स है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का, वो शायद इसका जो ओमिटेड पोर्शन है उसके अंदर है, तब भी आप एक बार देख लो, छोटा सा बॉक्स है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब बम्प के साथ एक्सप्लोड हुआ पॉपुलेशन 1901, मतलब ईयर 1901 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 23 करोड़ 83 लाख 96,327, और 2011 लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011, आज से 9 साल पहले। तो अभी 2021 में नया सेंसस आ जाएगा। तो 2011 में जो सेंसस था, अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया का पॉपुलेशन था 121 करोड़। तो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारी। तो अब तो हम लोग 150 के आसपास हम लोग पहुंच रहे होंगे पिछले 10 साल में। तो अभी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2021 में एक्सैक्ट पॉपुलेशन कितना है वो पता चल जाएगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोड हो गया, फूट गया एकदम पॉपुलेशन का बॉम्ब। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेसिव ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ जो होता है पॉपुलेशन का, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। You may have realized from the table given beside, after fast population growth of India, we have to face various problems like unemployment, decreasing per capita income, increasing loan, stress on natural resources, etc. There is only one solution for all such problems, and it is the population control. Family planning is essential for this. तो population growth तो हो रहा है, बहुत एक्सप्लोशन हो रहा है, एक्सप्लोड हो गया सब। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और स्ट्रेस बढ़ गया नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हमारा नदी, पानी जो भी है, पानी है, हवा है, या लैंड है, या फॉरेस्ट है, सबके ऊपर लोड पड़ गया, ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ है, इट हैज़ टू बी कंट्रोल मिलना चाहिए। फॉर दैट फैमिली प्लानिंग इज एसेंशियल। तो आज के चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आईवीएफ। तो आईवीएफ क्या है, तो इसका आईवीएफ का पहले फुल फॉर्म आप लिखोगे और उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इट इन ब्रीफ। और थर्ड क्वेश्चन है,
एनी टू सेक्सुअल डिजीजेस, तो कोई दो सेक्सुअल डिजीज का नाम बताओ, वो हमने पढ़ा था लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में भी। और फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्विंस, दो टाइप के ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करो। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द 4 हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स द वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में 4 हार्मोन्स होते हैं, उसका मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। वो 4 हार्मोन्स को सिर्फ नाम लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है उस बारे में। साइंस का जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 करेंगे, और उसको 2 या 3 चैप्टर लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर का जो थर्ड चैप्टर हमने पूरा हो गया हमारा, उसको चारों लेक्चर है, अगर टाइम मिले तो चारों एक बार देख लेना, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला थर्ड चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया।